हम चाहे जितने भी आधुनिक क्यों ना हो गए हों, लेकिन कुछ सवाल आज भी हम इंसानों के पास बैठे हुए हैं जिनका उत्तर ढूंढना आज भी उतना ही कठिन है जितना 100 साल पहले हुआ करता था। इन्हीं में से एक सवाल है कि हमारी पृथ्वी पर पानी कैसे आया और कैसे समुद्रों का निर्माण हुआ। इससे जुड़ी कई सारी थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा दी जा चुकी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी में से सबसे अच्छी थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको पूरा लॉजिकल बैकग्राउंड बताकर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पृथ्वी पर पानी कैसे आया, यह खोज करना प्लैनेटरी साइंस, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। हमारी पृथ्वी एक रॉकी प्लैनेट है, यानी यह पत्थरों से बनी है और इसकी सतह ठोस है। हमारी पृथ्वी यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यह इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर पानी लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा हो पाता है हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की वजह से। हमारी पृथ्वी सूर्य के एक ऐसे जोन में मौजूद है जिसे जीवन के लिए सबसे अच्छा जोन माना जाता है और इसे कहा जाता है हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन किसी ऐसे एरिया को कहते हैं जहां पर एक ग्रह में मौजूद पानी ना तो इतना ज्यादा ठंडा हो पाता है कि वह बर्फ बन पाए और ना ही इतना ज्यादा गर्म हो पाता है कि वह भाप में बदल जाए, और इसलिए वह लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड फॉर्म के वाटर में ही जीवन की उत्पत्ति होती है। हैबिटेबल जोन में ग्रह अपने तारे से ना बहुत ज्यादा दूर होता है और ना बहुत ज्यादा पास, और यही बात इस एरिया या फिर कहें कि जोन को इतना ज्यादा खास बनाती है। पहले ये माना जाता था कि सौरमंडल में भी बहुत भारी मात्रा में पानी मौजूद था और हो सकता है कि वह बर्फ के बड़े बड़े उल्कापिंडों में ऐसे ही सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगाया करता था और यहीं से हमारी पृथ्वी पर भी पानी आया। लेकिन बाद में जब इस टॉपिक पर और भी ज्यादा रिसर्च की गई तब पता चला कि हमारी पृथ्वी में भी बहुत भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद थी और ऐसा हो सकता है कि यहीं से समुद्रों का निर्माण हुआ हो। एक और थ्योरी यह कहती है कि जैसे हमारी पृथ्वी पर उल्कापिंड बहुत भारी मात्रा में गिरते रहते हैं, वैसे ही बर्फ के बहुत बड़े पत्थर भी हमारी पृथ्वी पर आकर गिरे होंगे जो यहाँ के तापमान को ना सहन कर पाए और लिक्विड में बदल गए, और इन्हीं से समुद्रों का निर्माण हुआ है। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। पृथ्वी पर पानी कैसे आया, इससे जुड़े कई सारे एक्सप्लेनेशन हैं, लेकिन आज हम दो सबसे बड़े एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने पहले हाइपोथेसिस को। हमारी पृथ्वी का करीब 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और उसमें भी 95.6% पानी समुद्रों और महासागरों में इकट्ठा है। बचा हुआ 4% ग्लेशियर, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, झीलों, नदियों, मिट्टी में मौजूद नमी और वायुमंडल में भाप के फॉर्म में मौजूद है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर काफी ज्यादा मात्रा में पानी क्रस्ट पर है ही नहीं बल्कि मेंटल में इकट्ठा है। ये दोनों ही पृथ्वी की लेयर्स हैं। जिस सतह पर हम और आप रह रहे हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है और इसके नीचे वाली लेयर को मेंटल कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि पानी कहीं और से हमारी पृथ्वी पर नहीं आया है बल्कि यह हमेशा से ही हमारी पृथ्वी में मौजूद था। बस यह किसी ऐसे फॉर्म में मौजूद था जिसे सामान्य पानी की तरह देखा नहीं जा सकता था, लेकिन बाद में इसने पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया। जब हमारा सौरमंडल बना था तब यह पानी एक बहुत बड़े बादल के रूप में मौजूद था। इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, और वह बेसिक कॉन्सेप्ट इस बारे में है कि कैसे एक सौरमंडल का निर्माण होता है और कैसे उसमें ग्रह बनते हैं। हमारा सौरमंडल करीब 4.5 अरब साल पहले एक विशाल से बादल में बनना शुरू हुआ था जिसे आमतौर पर नेबुला कहा जाता है। अब यह विशाल बादल किसी तारे के फटने की वजह से बना होगा। उस समय का सारा मटेरियल अंतरिक्ष में फैल गया होगा और फिर कई सालों के बाद वही मटेरियल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में आकर इकट्ठा हो गया और उसने एक विशाल बादल का निर्माण कर लिया। इस विशाल बादल को बनाने के बाद भी वह गुरुत्वाकर्षण बल रुका नहीं होगा और इसीलिए यह बादल इसके बीच के भाग में और भी ज्यादा घना होता गया और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। फ्यूजन का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ देना, और कुछ ऐसा ही इस बादल में भी हुआ। जब दो अलग तरह के एटम आपस में आकर जुड़ गए
जिससे उनका गुरुत्वाकर्षण बल और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने और ज्यादा पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ते चले गए, वैसे वैसे इनका गुरुत्वाकर्षण बल और भी ज्यादा बढ़ता गया और इसी ने एक बहुत विशाल गोले का निर्माण किया, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस बादल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैस मौजूद थी और इसीलिए सूर्य में भी यही दोनों सबसे भारी मात्रा में मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य के बनने के दौरान गुरुत्वाकर्षण केवल उसी पर काम कर रहा था, इसलिए सूर्य के अंदर सारा मटेरियल आ जाना बिल्कुल नामुमकिन बात थी और इसीलिए इस बादल के बाहरी छोर पर कुछ और भी स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए, क्योंकि वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण अपना असर दिखा रहा था और चीजें एक दूसरे के पास आ रही थीं। तब के समय सैटर्न यानी शनि और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का निर्माण भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुआ होगा, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है और कोई भी ग्रह सबसे विशाल तब बन पाता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में समय और मटेरियल मिले। जब बृहस्पति ग्रह बना होगा तब सौरमंडल में सूर्य के अलावा और कुछ भी नहीं होगा और इसीलिए उसने बहुत भारी मात्रा में मटेरियल को अपने अंदर खींचा और आज वह सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। जब बाहर के सारे ग्रह बन गए तब बचे कुछ मैटर से सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में प्लैनेट बनने शुरू हुए और इसी समय के आसपास हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ होगा। हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से बिल्कुल उचित दूरी पर मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस बादल में सबसे भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, इसलिए पृथ्वी के बनने के समय भी पृथ्वी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस ही आई होगी। अब अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम पानी के एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता चल चुका है कि पृथ्वी के पास हाइड्रोजन पहले से ही थी और ऑक्सीजन भी बाद में पृथ्वी पर आ गई थी, तो शायद इसी से पानी का निर्माण भी पृथ्वी पर हुआ होगा। दरअसल यह रिसर्च अभी काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसके बारे में और भी ज्यादा क्लियर होगा। इससे पहले एक और थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई थी जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है और शायद आपने भी उसे कहीं ना कहीं सुना होगा। आइए जानते हैं उसके बारे में भी। जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से इस पर ना जाने कितनी बार बड़े बड़े पत्थरों की बरसात हो चुकी है, जो कभी कभी बहुत बड़ी और भयंकर आपदा को ले आते हैं और या फिर वह किसी बहुत ही अच्छी चीज को जन्म भी दे सकते हैं। भले ही आज तक पृथ्वी पर गिरने वाले सभी एस्टेरॉइड बहुत ही ज्यादा खतरनाक हों और उन्होंने बहुत भारी मात्रा में तबाही मचाई हो, लेकिन जब भी कुछ ऐसा हुआ है उससे इंसानों को बहुत ज्यादा मदद मिली है। इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैक्सिको के एक एरिया में बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आकर गिरा था, जिसने डायनासोर्स की पूरी प्रजाति और तब के समय के कई जीवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और आने वाले समय में इसी एस्टेरॉइड की वजह से बचे हुए कुछ डायनासोर भी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। अब अगर पृथ्वी पर डायनासोर रह रहे होते तो हम इंसान यहाँ पर जीवित ना रह पाते, इसलिए इस एस्टेरॉइड का गिरना हम इंसानों के पृथ्वी पर आने के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। इसके बाद जो दूसरी आपदा हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी वह था कई सारे धूमकेतुओं का गिरना। और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसी से पृथ्वी पर पानी भी आया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी बनी थी उसके कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा धूमकेतु का समूह हमारी पृथ्वी पर आकर गिरा था, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ। धूमकेतु को इंग्लिश में कॉमेट के नाम से जाना जाता है और ये बिल्कुल एस्टेरॉइड जैसे ही होते हैं। बस फर्क यह होता है कि एस्टेरॉइड पूरी तरह से पत्थर और मेटल के बने होते हैं, जबकि धूमकेतु ज्यादातर बर्फ के बने होते हैं। और अगर बर्फ के नहीं भी बने होते तो इनका केंद्र पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। अब सीधी सी बात है, जब बर्फ किसी बहुत ज्यादा गर्म चीज पर गिरेगी तो वह पिघल जाएगी और ऐसा ही कुछ हमारी पृथ्वी के साथ भी हुआ होगा। उस समय हमारी पृथ्वी नई नई ही बनी थी, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से जब यह धूमकेतु हमारी पृथ्वी पर आकर गिरे तो इनमें मौजूद सारी बर्फ भाप में बदल गई और यह हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग में जाकर इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर बहुत लंबी चलने वाली बरसात हुई। इससे तापमान थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन फिर भी यह इतना ठंडा नहीं था कि यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए, और इसलिए जब भी बारिश होती थी तो वह तुरंत ही भाप में भी बदल जाती थी और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही।
अंत में जब यह प्रोसेस आखिरी बार हुआ तो हमारी पृथ्वी पर लगातार करीब 100 सालों की बारिश हुई और यह बारिश आज पृथ्वी पर होने वाली बारिश से कई गुना ज्यादा भारी थी। इसी बारिश की वजह से हमारी पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ। अब वैज्ञानिक कई बार ऐसा खोज करके निकाल चुके हैं कि धूमकेतु में कई सारे अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि अमीनो एसिड प्रोटीन का एक सिंपल रूप होता है। जब आप अपने खाने को खाते हैं और उससे आपको प्रोटीन मिलता है तो आपका शरीर उसे आसानी से पचाने के लिए उसे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट या बदल देता है, जिससे आपके शरीर में मौजूद सेल्स उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएं। जब यह अमीनो एसिड समुद्र में मिल गए तो इन्होंने एक कोशिकीय जीव का निर्माण किया और यही एक कोशिकीय जीव आगे चलकर हमारी जैसे जटिल इंसानों में बदल गए। इन्हीं एक कोशिकीय जीव की वजह से हमारी पृथ्वी पर सभी प्रजातियां रह रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्र से ही हमारे जीवन का निर्माण हुआ है और अगर वह धूमकेतु हमारी पृथ्वी पर ना गिरे होते तो आज भी हम इंसान या कोई भी अलग तरह का जानवर या पेड़ पौधा हमारी पृथ्वी पर ना होता। खैर, आपको इन दोनों में से सबसे सही थ्योरी कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इन दोनों में से ज्यादा सही थ्योरी कौन सी है। अब यह तो आगे की रिसर्च से ही पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी पर आखिर पानी कहां से आया था। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।